नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे जेपीएससी पीटी के पेपर 2 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग विभिन्न शासन व्यवस्थाओं के बारे में, और उस क्रम में आज हम जानेंगे मांझी शासन व्यवस्था के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं मांझी शासन व्यवस्था। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे जेपीएससी पीटी का पेपर 2 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मांझी परगना शासन व्यवस्था के बारे में। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, और ये जो एक प्रश्न पूछा जाएगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो आइए शुरू करते हैं मांझी परगना शासन व्यवस्था। तो जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है वो किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो ये है संथाल जनजाति की। संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसी को मांझी शासन व्यवस्था कहा जाता है। झारखंड की जनजातियों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो संथालों की है। झारखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जाना जाता है कौन? तो संथाल। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो संथालों की ही है। इसका जो पूर्व निवास था वो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के जंगल महाल क्षेत्र में क्षेत्र था, जहां इन्हें साओतार कहा जाता था। ये जो संथाल है इन्हें बंगाल में क्या कहा जाता था? तो साओतार कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फिर आता है झारखंड में निवास। झारखंड में इनका निवास स्थान कौन है? तो यह है संथाल परगना का क्षेत्र। पश्चिम बंगाल से आके ये कहाँ बस गए? संथाल परगना में। एक्चुअली में देखा जाए तो संथाल परगना जो है वो है माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़ी का स्थान, लेकिन ये संथाल जो है वो बंगाल से आके यहाँ पे बस गए थे। संथालों ने मांझी शासन व्यवस्था जो है वो सौरिया पहाड़ी जनजाति से ग्रहण की है। संथालों ने जो मांझी शासन व्यवस्था है किससे ग्रहण की है? तो सौरिया जनजाति से ग्रहण की है। क्यों? क्योंकि इनकी जो शासन व्यवस्था है वो बहुत ही विकसित शासन व्यवस्था पहले भी थी और अभी भी है। फिर गांव में एक पंचायत, ये जो मांझी शासन व्यवस्था है अब हम जानेंगे उस व्यवस्था के बारे में कि कैसी व्यवस्था होती है। तो इनके गांव में एक पंचायत होती है जिसका प्रधान कौन होता है? मुखिया या प्रधान कौन होगा? तो होगा मांझी, यानी गांव का प्रधान मांझी कहलाता है। फिर है इसके जो सहायक हैं वे कौन कौन हैं? तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्राणिक या प्रमाणिक। कहीं प्राणिक दिया होता है, कहीं प्रमाणिक दिया होता है। तो ये कौन है? ये है गांव का उप प्रधान, यानी कि मांझी के बाद का पोस्ट जो है वो उप प्रधान या उप मांझी का, जिसे कि प्रमाणिक कहा जाता है। उसके बाद आता है गुड़ैत या गुड़ाइट। गुड़ाइट जो है वो मांझी का सचिव होता है और एक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हम जानेंगे जोग मांझी। जोग मांझी के बारे में। जो जोग मांझी कौन है? तो ये मांझी का उप सचिव माना जाता है, यानी मांझी का जो उप सचिव होता है वो जोग मांझी कहलाता है। फिर है भगदो प्रजा। भगदो प्रजा क्या है? तो गांव के जो बुजुर्ग और प्रतिष्ठित लोगों का समूह है वो भगदो प्रजा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है लासेर टंगोए। लासेर टंगोए कौन होते हैं? तो ये ग्राम रक्षा दल का प्रमुख है। लासेर टंगोए क्या है? तो ये ग्राम रक्षा दल का प्रमुख है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा नाम है इसकी वजह से कि लासेर टंगोए क्या होता है। तो ये क्या होता है? ग्राम रक्षा दल का प्रमुख है, उसे ही लासेर टंगोए कहा जाता है। फिर आता है चौकीदार। चौकीदार के नाम से ही पता चलता है कि इसका काम क्या होगा। ये कौन होंगे? तो गांव की चौकीदारी करने वाला जो होता है वो चौकीदार कहलाता है। अब आता है नायके। नायके कौन है? तो गांव का जो पुजारी होता है उसे नायके कहा जाता है। पुजारी या धार्मिक प्रधान, उसे नायके कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे। 5 से 8 गांवों को मिलाकर एक देश बनता है। 5 से 8 गांवों को मिलाकर क्या बनता है? तो एक देश बनता है जिसका प्रधान देश मांझी होता है। जो देश बन रहा है 5 से 8 गांवों को मिलाकर, उसका प्रधान कौन है? तो देश मांझी, जिसे कि कहीं कहीं मोड़े मांझी भी कहा जाता है। देश मांझी या मोड़े मांझी। फिर 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है। 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है जिसका प्रधान परगनेत कहलाता है। फिर है कि कुछ क्षेत्रों में परगना के ऊपर भी एक और व्यवस्था है, वो है दिशुम परगना का। दिशुम परगना यानी कि परगनों को मिला के दिशुम परगना का निर्माण होता है, जिसका प्रधान कौन होता है? तो दिशुम परगनेत होता है। यानी परगना का जो प्रधान है वो परगनेत और दिशुम परगना का जो प्रधान है वो दिशुम परगनेत। यानी दिशुम कहने से ही समझ में आता है कि जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, यानी सबसे परगना से ऊपर दिशुम परगना और उसका जो प्रधान है वो दिशुम परगनेत।
अब हम एक एक करके जितने भी अधिकारियों के बारे में हम लोगों ने जाना है उसके कार्य के बारे में जानेंगे। और जो भी चीजें हमने अभी पढ़ी है यहाँ पे, ये मांझी, प्रमाणिक, गुड़ैत, जोग मांझी, भगदो प्रजा, लासेर टंगोय, चौकीदार, नायके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन के रूप में दिया जा सकता है और ये उसके आंसर के रूप में आपको याद करना है, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो उसका आंसर आप सही से दे सकें। तो आइए अब हम जानेंगे एक एक करके जितने भी चीजें हम लोगों ने जानी है उसके कार्यों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे मांझी के कार्य। मांझी जो है वो गांव का प्रधान होता है, उसे न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मांझी जो है वो क्या होता है, गांव का प्रधान, और उसे कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, तो न्यायिक भी है और प्रशासनिक अधिकार भी। अब क्या है कि इसका काम मेन क्या है कि ग्राम सभा को बुलाना, झगड़ों का निपटारा करना, लगान वसूली करना, विवाह की अनुमति देना, साथ ही हत्या के मामले को छोड़कर गांव के सारे मामलों को निपटाना। यानी सिर्फ हत्या का मामला इसके अधिकार में नहीं है, बाकी सारे जो मामले हैं वो इसके को उन सारे मामलों को निपटाना किसका काम है, तो मांझी का काम है। अब हम जानेंगे प्रमाणिक या प्राणिक के बारे में। मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्य को संभालता कौन है, तो ये प्रमाणिक या प्राणिक। ये जो प्रामाणिक है वही मांझी की अनुपस्थिति में, अगर मांझी कहीं चला जाता है या किसी कारणवश वो अपने कार्य को नहीं संभाल पाता है, तो उसकी अनुपस्थिति में इसके कार्य को संभालने वाला कौन होगा, तो वो होगा प्रामाणिक। फिर आता है गुड़ैत। गुड़ैत या गुड़ाइत, ये कौन है, ये संदेश वाहक के रूप में ग्राम सभा या उत्सव आदि की सूचना ग्रामीणों को देना, साथ ही उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करना, मांझी की आज्ञा का पालन करना एवं करवाना, ये किसका काम है, तो ये है गुड़ैत या गुड़ाइत का काम। यानी कि ये संदेश वाहक के रूप में जो सूचना होती है ग्राम सभा से रिलेटेड या फिर उत्सवों से रिलेटेड, उन सब की सूचना ग्रामीणों को देता है और उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करता है, और साथ ही खुद भी मांझी की आज्ञा का पालन करता है और दूसरों से भी करवाना इसका काम होता है। अब हम जानेंगे जोग मांझी के बारे में। जोग मांझी, इसके कार्य के बारे में, समाज के लोगों और उनके आचरण पर निगाह रखना तथा वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना, जन्म एवं विवाह के अवसर पर सलाह देना, तो ये सभी किसके काम है, ये सभी काम है जोग मांझी के। यानी जोग मांझी क्या करेगा कि समाज के लोगों और उनके आचरण पर वो निगाह बनाए रखता है, साथ ही जो वैवाहिक समस्याएं उत्पन्न होती है उसको सुलझाने का भी काम जोग मांझी का है, और जन्म और विवाह के अवसर पर ये मांझी को सलाह देने का काम भी ये करता है जोग मांझी। यानी कि ये मांझी का सलाहकार भी होता है। अब है भगदो प्रजा। भगदो प्रजा को क्या होता है, तो झगड़ों के निर्णय में विचार विमर्श करना, क्योंकि ये प्रतिष्ठित तथा बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भगदो प्रजा क्या है, तो भगदो प्रजा जो है वो प्रतिष्ठित और बुजुर्ग व्यक्तियों की एक समूह होता है, जिसमें मांझी क्या करते हैं कि झगड़ों का जब निर्णय लेते हैं उस समय इनसे ये विचार विमर्श करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रतिष्ठित भी होते हैं, साथ में बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, यानी कि इनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, ये एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, जिसकी वजह से इनसे वे विचार विमर्श करते हैं, फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं। यानी किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए जो मांझी है उसको उनको भगदो प्रजा की जरूरत पड़ती है विचार विमर्श करने के लिए। अब आता है लासेर टंगोय। अब इनका काम क्या है, तो गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निभाना तथा रक्षा दल का नेतृत्व करना। ये चूंकि गांव के सुरक्षा दल से रिलेटेड है, तो इसलिए जो लासेर टंगोय हैं वो गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी निभाते हैं, क्योंकि ये जो रक्षा दल है उसका ये प्रधान होता है इसकी वजह से। तो इनका जिम्मेवारी बहुत ही भारी, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है कि गांव की सुरक्षा की जिम्मेवारी है इनको, तथा ये रक्षा दल का नेतृत्व भी करते हैं। अब आता है चौकीदार। चौकीदार कहने से ही समझ में आता है कि ये क्या करेंगे, तो ये गांव की चौकीदारी करेंगे। यानी कि किसी तरह का अप्रिय घटना ना हो, या कोई बाहरी किसी का आक्रमण ना हो, या किसी तरह का अपराध ना हो, इन सब के का जो है चौकीदारी करने का काम किसका है, तो चौकीदार का। यानी चौकीदार जो है गांव की चौकीदारी करता है। अब आता है नायके। नायके जो है वो गांव का धार्मिक प्रधान है तथा धार्मिक अपराधों में फैसला सुनाता है। नायके कौन है, तो ये धार्मिक प्रधान तो होते ही हैं, धर्म से जुड़े कार्य सारे देखने नायके के ही कार्य हैं।
लेकिन जो धार्मिक अपराध जो होता है उसमें फैसला सुनाने का काम किसका है, तो न्यायिके का ही है। यानी धार्मिक अपराध के मामले में फैसला सुनाना न्यायिके का ही, यानी एक तरह का न्याय का काम भी ये करते हैं। अब है दूसरा स्तर। पहले अब इतना जो हम लोगों ने जाना ये गांव के स्तर पे जाना। अब हम जानेंगे जो दूसरा स्तर है 5 से 8 गांवों का समूह क्या कहलाता है, तो देश कहलाता है, जिसका प्रधान होता है देश माझी। तो अब हम जानेंगे इसके बारे में। देश माझी के कार्य। अब आता है देश माझी के कार्य। क्या कार्य है देश माझी के, तो जिन मामलों का निपटारा माझी नहीं कर पाता उसे देश माझी के पास भेजा जाता है। यानी कि जब माझी के निर्णय से बाहर हो जाता है, कोई निर्णय जो है माझी नहीं ले पाता या किसी मामले का निपटारा नहीं कर पाते हैं माझी, तो उसे कहाँ भेजा जाता है, देश माझी के पास। अब आता है परगना। परगना जो है वो चूंकि 15 से 20 गांवों का समूह होता है परगना, और इसके प्रधान होते हैं परगनैत। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम तो और ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये इनसे ज्यादा पावर देश माझी से ज्यादा पावर होता है परगनैत को, क्योंकि ये ये तो 5 से 8 गांव का समूह है, लेकिन जो परगना है वो 15 से 20 गांवों का समूह होता है। तो इनका क्या काम है कि विभिन्न गांवों के बीच के विवादों का निपटारा करना। यानी जो विभिन्न गांव है जिनका समूह है परगना, उनके बीच अगर किसी तरह का विवाद होता है तो उसको निपटाने का काम कौन करेगा, तो ये करेगा परगनैत। फिर क्या है कि बिटलाहा, एक प्रकार का बहुत ही संथालों का सबसे कड़ा दंड है ये बिटलाहा, जो कि सामाजिक बहिष्कार होता है। तो बिटलाहा करने का भी अधिकार जो है वो परगनैत को दिया गया है। यानी विभिन्न गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना, साथ ही बिटलाहा करने का भी अधिकार जो है परगनैत को प्राप्त है। अब हम जानेंगे दंड के बारे में, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माझी शासन व्यवस्था में दंड जो है 2 प्रकार के हैं। एक है जुर्माना या आर्थिक दंड, जिसमें हल्का दंड भी दिया जाता है। जो हल्का दंड, ये हल्का दंड हुआ जुर्माना या आर्थिक दंड, और इसमें एक महत्वपूर्ण दंड है करेला। इसमें कुछ राशि जो होती है, चूंकि कंफ्यूजन वाला है, 2-3 बुक में मैंने देखा तो अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं कर रही हूँ। कहीं 1.5 रुपए का हल्का जुर्माना है, कहीं 5 से 150 रुपए तक का जुर्माना का बात कहा गया, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने इसे यहाँ मेंशन नहीं किया है। अगर कहीं कंफर्म होंगी तो मैं बाद में आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो हम इतना जान लेते हैं कि जो आर्थिक दंड था वो हल्का दंड होता था, और इसमें एक महत्वपूर्ण दंड था करेला। फिर दूसरा है बिटलाहा। बिटलाहा क्या होता था ये हम जान चुके हैं, ये होता था सामाजिक बहिष्कार। ये कठोर दंड में आता था, यानी संथालों का सबसे कड़ा दंड जो होता था सामाजिक बहिष्कार, जिसको कि बिटलाहा कहा जाता था। अब बिटलाहा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। बिटलाहा सामाजिक बहिष्कार, तो संथालों की सबसे कड़ी सजा है। सबसे कड़ी सजा कौन है, तो बिटलाहा है। अपराधी को तिरस्कृत, अपमानित कर उसका पूर्ण बहिष्कार कर समाज से निकाल दिया जाता है। अपराधी को क्या किया जाता है कि उसका बहिष्कार किया जाता है, तिरस्कार उसका किया जाता है, उसको अपमानित किया जाता है, उसके बाद उसको समाज से निकाल दिया जाता है। और जो संथालों में जो सबसे दंडनीय और निंदनीय अपराध है वो है यौन अपराध। यौन अपराध जो है सबसे दंडनीय और निंदनीय अपराध माना जाता है संथालों में। फिर क्या है, बिटलाहा सजा समाप्त करने का भी प्रावधान है। बिटलाहा सजा देने का तो प्रावधान है ही, साथ ही से समाप्त करने का भी प्रावधान जो है वो किया गया है। तो कैसे इसको समाप्त किया जा सकता है, अगर किसी को बिटलाहा की सजा हो जाती है तो वो उसकी सजा को समाप्त भी किया जा सकता है। कैसे, तो जो दोषी होता है उसको क्षमा याचना करते हुए एक बड़ा जाति भोज देना पड़ता है। यानी जो दोषी है जिसको कि बिटलाहा की सजा सुना दी गई है, वो अगर समाप्त करना चाहता है अपने दोष को, अपने सजा को, तो उसे क्या करना होगा, उसे क्षमा याचना करना होगा, और साथ ही उसे एक बड़ा जाति भोज, यानी उसे जाति में एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन करना होगा। और इस तरह से जो है उनका जो सजा है वो खत्म हो जाएगा, सजा जो है समाप्त हो जाएगी। तो जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें मुझे माझी शासन व्यवस्था में मिली वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की कोशिश की है, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह का प्रश्न जो है वो छूटे ना। फिर भी मैं अगर मुझे कुछ और अगर इसके बारे में जानकारी मिलेगी तो मैं उसे आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।